सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो सोनाली बिटिया, और हमारे सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी प्यार भरा नमस्कार। आज इतनी लंबी क्या खा कर आई हो आज? अभी तो तिल्ली और गुड़ खा रहे हैं, यही चल रहा है ना जी। हाँ सही बात है, गुड़ गुड़ मतलब मीठा मीठा खाइए और मीठा मीठा बोलिए। तो कोशिश तो यही रहती है, और ये भी कोशिश रहती है कि जैसा कि हमारा मौसम है उस हिसाब से खाएंगे तो सेहतमंद भी रहेंगे, है ना। वैसे अभी अभी जो त्योहार बीता हमारा, संक्रांति कह लीजिए या फिर लोहड़ी कह लीजिए, उसमें हमने बहुत सारी रेवड़ियां बांटी, तिल गुड़ के लड्डू खाए, पतंग चलाई। अरे हाँ, देखो पतंग से याद आया कि अब हो चुका, हम लोग पतंग उड़ा चुके, मतलब त्योहार के तौर पर, लेकिन वैसे अभी भी उड़ रही हैं। तो अब त्योहार के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी है, खासतौर से जब पतंग उड़ाया था उससे जुड़ी हुई, उस पर भी आज चर्चा जरूर कर लेना भाई, थोड़ा सा, है ना। क्या क्या, और हमें अभी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बाकी है, है ना। हाँ, और अब हम बता दें सखियों को, श्रोताओं को कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम गीत मंजरी में चूड़ी पर बातचीत करेंगे, यानी कि चूड़ियां खनकेंगी और उसकी बातें होंगी, और दादी माँ के नुस्खे में हम रागी खाएंगे, यानी कि रागी के जो महत्व है उसके बारे में बात करेंगे, किस मौसम में खाना चाहिए, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर बताया भी है कि उनके यहाँ क्या कहा जाता है, कब खाया जाता है ना। और साथ ही बढ़ती उम्र में जो है याददाश्त थोड़ी घटती जाती है, तो इस बारे में भी हम बताएंगे। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, कम उम्र वाले भी भूल जाते हैं। तो ये नहीं सोचना, इसको बढ़ती उम्र से नहीं जोड़ सकते, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं। और शिशुओं की देखभाल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यानी बिल्कुल बुजुर्गों की बात करेंगे, और आज बिल्कुल एकदम छोटे बच्चों की बात करेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि जो बुजुर्गों का जो होता है ना, वो बाल मन होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। वैसे शिशुओं के भी बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है, और बुजुर्गों के बारे में तो जैसे सब बिल्कुल जागृत हो गए, सबने काम किया है, मैं ये भूल जाता हूँ, मैं ये भूल जाती हूँ। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, उसके पीछे भी कारण है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी है, वो तो हम करेंगे, प्यारी बातें जी। और जब हमारे घर में नवजात शिशु का आगमन होता है, उस वक्त भी हमारी आंखों में जो है अलग ही चमक आ जाती है। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल है। हमारे आंगन में खुशियां तब दुगनी हो जाती है। हमारे घर में नवजात शिशु का जन्म होता है, और हर शिशु वैसे बुआ जी अलग होता है ना, इसलिए उसकी देखभाल भी जो है अलग अलग तरह से करते हैं हम, और उसमें बहुत सावधानी भी हम बरतते हैं ना। बिल्कुल, और बरतना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे कह नहीं पाते। अगर हम उनको उठाते हैं तो अगर उन्हें कहीं तकलीफ हो रही है, उनका कहीं हाथ मुड़ रहा है, या कहीं उनको लग रहा है कि हाँ हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, तो वो बता भी नहीं पाते। अभी बड़े हैं, किसी ने छुआ ऐसे तो हम तुरंत कहते हैं नहीं छोड़ो छोड़ो, है ना। लेकिन बच्चे तो कुछ नहीं बोल पाते, तो ऐसे में उनको समझना मुश्किल होता है। तो कुछ चीजें जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं या जिनको अनुभव है, उनके हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये तो हो गई उठाने की बात, लेकिन हाँ ये कि मौसम की बात जो होती है कि हर मौसम के में उनका अलग अलग तरीके से ध्यान रखना होता है। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि शिशुओं की देखभाल तीनों मौसम में करना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के दिन में जन्मे तो तपती गर्मी से बचाना ज़रूरी है। पहले तो ज़माने में कूलर एसी नहीं थे, अगर थे भी तो नवजात शिशु को वहाँ नहीं रखते थे, बस हल्का सा पंखा शुरू चलता था, और बस सर्दी में बरसात में तो ऊनी कपड़े गोथड़ी में लपेट कर रखते थे। और धूप काल में मेरे बेटे को मेरी दादी एक सब्जी बता रहे हैं, लिख रहे हैं चिवर, उसकी गद्दी बनाती थी और फिर उसमें गोथड़ी रखकर मेरे बेटे को सुलाती थी। तो और कभी नीम के पत्ते, ये तो हो गए भाई जब धूप रहती थी। तो उसी समय ये भी बता रहे हैं कि कभी नीम के पत्तों पर पत्ते जो ठंडे होते हैं, इसलिए बोलती थी कि बहुत जतन से संभालती थी उसे। वो सर्दी में बरसात में सरसों का तेल, उससे फिर उसमें जायफल लहसुन डालकर मालिश करती थी। तो भाई इस तरह से देखभाल किया जाता था। तो अब थोड़ा तरीका बदल गया है ना जी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी की जब पहली झलक मिलती है तब रोम रोम खिल उठता है, उसे गोद में लेने का मन तो करता है, पर उनके नाजुक हाथ पैर की उंगलियों को देखकर डर लगने लगता है। बड़ा ही रोमांचक दृश्य होता है, नवजात शिशु के चेहरे से नजर नहीं हटती। उस वक्त जब बच्चे को दुलार करते हैं तो हम अपने सारे दुख दर्द और समस्याओं को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे के आसपास जैसे कोई सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। ये बात तो बिल्कुल सही है, और बहुत खुशी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, क्योंकि बच्चे सच बात है बहुत पवित्र होते हैं, पाक साफ होते हैं, उनका दिल बिल्कुल साफ होता है। तो ये एहसास तो सभी को होता है। लेकिन अब बात आती है कि बच्चों को क्या एहसास होता है जब हम उन्हें उठाते हैं, और हमें कैसे उठाना चाहिए, है ना। जैसे बच्चों को उठाते समय गर्दन, जैसे उनकी जो गर्दन टिकती नहीं है
है ना, तो सर इधर उधर हो जाता है, लुढ़क जाता है, तो थोड़ा सा हाथ का सहारा दें। जब भी उठाएं तो उनके सिर पर के पीछे थोड़ा जरूर हाथ रखें हल्का सा, ताकि कहीं इधर उधर ना हो जाए। और ऐसे में कभी कभी गर्दन में जो हड्डी होती है वो टूट भी जाती है, तो उनकी मांसपेशियां जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, है ना। और वो आज कुछ लोगों को आदत होती है ना कि बच्चे जैसे 7-8 महीने के हो गए बच्चे, तो उन्हें हवा में उछालना है, फिर उन्हें कैच करना है, पकड़ना है, सिर को हिलाना है, बहुत जोर जोर से गुदगुदाना है। वो हंसते हैं भले बच्चे, पर ये जो है ना बहुत इसमें दुर्घटना हो सकती है, खतरनाक है। क्योंकि हमारा देखा से कि छोटे बच्चे जो 8-10 साल के बच्चे वो भी अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा अगर उनके हाथ से छूट गया तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें, बिल्कुल ऐसा ना करें। और क्योंकि सच बात है कि बच्चे तो बोल नहीं पाते, हो सकता है उन्हें पसंद ही ना आ रहा हो, है ना। और ऐसे ही क्या होता है कि हम उठाते हैं जब, तो कभी कभी केवल दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के उठा लेते हैं, तो ऐसे में कंधा उतर जाता है, कंधे की जो हड्डी है वो जो जोड़ है वो भी उतर जाता है, तो उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। फिर आप उनको संभालिए। अब बच्चों को आप हर वक्त ऐसे नहीं ले सकते, दोनों तरफ करवट भी लेना ज़रूरी है दूध पिलाने के लिए, तो ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। और पहली बार जब देखने जाएं तो एक जैसे कि अब किसी के घर गए हैं आप देखने, या आपके घर बच्चा है तो कोई आया है बाहर से, तो थोड़ा सा एहतियात बरतिए, क्योंकि वो जो है ना संक्रमण की संभावना रहती है, तो साबुन वाबुन से हाथ धो लें, तभी बच्चे के पास आएं। अगर छूना चाहते हैं तब तो बिल्कुल ही अच्छे से साफ कर लें हाथ, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे जो है समय से पूर्व जन्म ले लेते हैं, बच्चे बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ माँ को ही उन्हें संभालने दीजिए जब तक वो बच्चा 3-4 महीने का नहीं हो जाता। या फिर कुछ बच्चे वजन में भी बहुत कम होते हैं, तो उन्हें भी बहुत संभालने की जरूरत होती है। और खासकर जब हम नामकरण संस्कार करते हैं उस वक्त, या फिर कोई देखने आते हैं, अस्पताल में भी आते हैं, घर पर भी आते हैं, तो बच्चों को ना नोट पकड़ा देते हैं, शगुन के तौर पे, शगुन के तौर पे, तो वो भी बहुत गलत है। क्योंकि वो जो नोट जो है वो किन किन हाथों से गुजरते हुए बच्चे तक जाती है, तो वो संक्रमित होती, क्योंकि धुलती नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर देना है तो माता पिता को दे सकते हैं, या फिर लिफाफे में डाल के। हमें लगा कि तुम कहोगे साबुन से धो के लाए नोट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप माता पिता को दे दें, इतना छोटा बच्चा है उसको समझ में भी नहीं आएगा, और बहुत है तो भी उसके आप पेट आदि पर इधर रख दें और फिर कह दें माँ से कि भाई ले लो। और ये तो हो गई कि शगन देने की बात। ऐसे ही शगन देने समय या घर में ही कोई पूजा पाठ होती है तो हम नवजात को क्या करते हैं, टीका लगा देते हैं, तिलक लगा देते हैं। तो तिलक पहली बात तो बहुत थोड़ा सा लगाएं, क्योंकि रोली वगैरह जब सूख जाती है तो उसकी आंखों में जा सकती है। बच्चा जब हाथ वाथ अपना चलाता है, चेहरे पर ले जाता है, आंख मलता है, तो वो आंखों में जा सकता है। ऐसे अगर अक्षत लगा दिया तो कभी कभी वो भी कहीं इधर उधर लग सकता है, उसे चुभ सकता है। और एक बार तो सोनाली बिटिया ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो है रोता जा रहा था। तिलक लगा था पहले, लेकिन साफ कर दिया गया था। तब पूरा कपड़ा उसका उतार के देखा गया कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों ये रो रहा है, परेशान हो, मतलब चुप ही नहीं हो रहा था। तब देखा गया कि उसकी गर्दन तो ऐसे दिख नहीं रही थी, तो गर्दन में जब पाउडर आदि लगाने के लिए उठाया गया साफ करने के लिए, तो उसमें 3-4 चावल के दाने थे, वो उसको चुभ रहे थे। तो इस तरीके की चीजें कब खतरनाक हो जाती हैं पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएं, कुछ अपने जो भी आपके रीति रिवाज है उनको करने के लिए, है ना। और साथ ही जब बच्चों को नहलाते हैं उस वक्त भी खास सावधानी बरतें। उसके पहले तो मालिश करेंगे ना। हाँ, मालिश करेंगे तो वो ऐसे कर लें। नहीं जी, मालिश करेंगे। मालिश भी ना बहुत जोर जोर से ना करे। बच्चा नाजुक होता है, छोटा सा, तो हल्के हाथों से उन्हें मालिश करे। नहीं तो एक बार ऐसा भी हुआ था बुआ जी कि हमारे एक परिचित है, वो इतने जोर से मालिश की कि बच्चों को जो है उसके पैर में जो है फ्रैक्चर हो गया था। हाँ। तो इस बात का तो बल्कि हमें तो लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं आता है तो इसका प्रशिक्षण ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। कहाँ की नस दबानी है, कहाँ की नहीं दबानी है। अक्सर लोग रीढ़ की हड्डी पर बहुत तेजी से मालिश कर देते हैं, तो वो आजीवन तकलीफ का कारण बन सकती है। तो थोड़ा सा इसके लिए सतर्क रहें, और अगर आपको नहीं आता है तो किसी से उसका प्रशिक्षण ले लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। और उन्हें हो सके तो डिब्बा बंद खाना ना दे, घर पर बना कर ही उन्हें खाना खिलाए। फिर जैसे पुराने जमाने में हमारी दादी नानी करती थी कि दाल चावल को धोकर अच्छे से सुखाकर उसकी पाउडर बना के उसे अच्छे से पका के वो खिचड़ी के रूप में ऐसे बच्चे को खिलाए। हाँ, वो दे दें, सत्तू घोल के दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जी। और साथ ही ना बच्चों, जो छोटे बच्चे, उनके जो है ना, उनके जो क्रियाकलापों पर जो है बहुत ध्यान रखें। कि जैसे 4-5 महीने का बच्चा हो जाता है, तो हम ताली बजाने के बाद में बच्चा अगर उस नजर की तरफ देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर बच्चा उसके प्रतिसाद नहीं दे रहा है हमारी आवाज की तरफ, तो डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे में कोई तकलीफ हो या फिर उनकी आंख में तकलीफ हो,
तो ये जल्दी से जल्दी अगर हम डॉक्टर को दिखाएं तो उसका जो है मतलब नजर तो ले ही जाए, उसके संग संग क्या होता है कि कभी कभी जैसे आपने ताली बजाई तो आंख तो ले जा रहा है, लेकिन जैसे कि चौंक नहीं रहा है, तो दूसरी तरफ भी आप करें ताकि पता चले कि उसको सुनाई भी ठीक से दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो समय रहते ये सारी चीजें आप जरूर जांच लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके संग संग अगर बच्चा बहुत परेशान कर रहा है तो अच्छा है ना, उसको मोबाइल वोबाइल दे दिया जाए, किनारे बैठा रहे, अपना देखता रहे, या टीवी चला दीजिए, सबसे बढ़िया है ना। बिल्कुल नहीं, मोबाइल से दूर रखिए। अब हमारी बहुत सारी बहनें परेशान हो जाएंगी। खुद लोरी गाए ना। हाँ, और समय नहीं है तब। अरे गा सकते हैं, रिकॉर्ड करके दादी के पास दे दिया, दादी नानियां तो है ना, उन्हें दीजिए ये मौका। हाँ, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो जैसे तुमने बहुत अच्छी बात कही कि रिकॉर्ड कर लें और कुछ ऑडियो चला दें केवल। और बहुत सारे खिलौने भी झूमर उमर जैसे आते हैं, वो उसके सिर के ऊपर रख दें, वो देखता रहेगा। नहीं तो उसकी खटिया से एक मतलब कोई गुब्बारा आदि बांध दे, 2-4, है ना, कुछ उसमें राई वाई डाल के, जैसे तो बजता भी रहेगा अगर हिलेगा। तो कुछ इस तरीके का आपके पास बहुत सारे साधन होंगे, आप थोड़ा सा मन लगाइए तो पता चल जाएगा। मोबाइल की जो रेडिएशन, जो किरणें होती हैं, बच्चों को नुकसानदायक होती है। और साथ ही एक आदत बहुत जरूरी है कि बच्चों को जब छोटे होते हैं तब जमीन पे ही गद्दा डाल के सुलाए, पलंग पे बिल्कुल भी चारपाई पे ना रखे, क्योंकि क्या है वो कब पलट जाए, गिर जाए, हम इधर उधर रहते, ये बहुत उनके लिए बहुत जोखिम भरा होता है। हाँ, उसमें तो और चारों तरफ तकिया लगा देते हैं, और तकिया लगाने के बाद क्या होता है, वो 6-6 इंच और ऊंचा हो जाता है। तो आप जैसे तखत से गिरता, अगर वो 2 फीट से 1.5 फीट से, तो वो और 6 इंच ऊपर से गिरता है। वो मतलब और घातक हो जाता है। जो हम सुरक्षा की मेड़ बनाते हैं चारों तरफ, वो और ज्यादा ऊंचाई से गिराता है। तो भाई सही बात है। और जब खिलाएं भी तो उसको जमीन में चटाई बिछाइए, और जितना हो सके धरती माँ के नजदीक रखिए। उनकी भी जो ऊर्जा है वो मिलती है और वो विकास में सहायक होती है। पेट के बल बच्चे को बहुत लिटाएं ताकि वो खूब हाथ पैर मारे, और खिलौनों पर ध्यान दें कि कौन सा खिलौना उसके लिए ठीक है, कोई भी संक्रमण न कर रहा हो, या जो प्लास्टिक आदि भी है वो अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। भाई कपड़े 1-2 कम लीजिए, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो अच्छी लीजिए, है ना भाई। इंतजार तो हमें भी आपके सुझावों का रहता है। और बड़ी प्यारी बात और इन्होंने लिखकर भेजी हमारे साथियों ने, जैसे हमने बताया कि अक्षत उस बच्चे के गले में था, ऐसे ही इन्होंने साझा किया कि बच्चा रो रहा था तो कपड़ा उतारा तो देखा कि उसकी जांघ में चींटी काट रही थी। तो इस तरह से जब भी बच्चा परेशान हो तो पहले उसके सारे कपड़े उतार कर देख लेना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे एक साथी और ये साझा कर रहे हैं कि आजकल बहुत समस्या, आजकल क्या पहले भी थी, कि कान बहता है बच्चों का। उसकी वजह सब जानते हैं कि बच्चा लेटा है और आप भी लेट के उसको दूध अगर पिला रहे हैं तो जिस तरफ बच्चा करवट लेके लेटा रहता है उस तरफ का कान बहने लगता है, तो कान में चला जाता है दूध। तो भाई इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे को जिस वक्त खास तौर से दूध पिला रहे हैं तो बैठ के गोद में थोड़ा सा उसका सर ऊपर करके एक हाथ से, या गोद में अगर आपने रखा है तो थोड़ा उस तरफ का पैर ऊपर कर लें, या उसको तकिया लगा दीजिए, थोड़ा उसका सिर ऊपर हो तब दूध पिलाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और खास तौर से जब दूध पिला रहे हो तो आपका खुश रहना बहुत जरूरी है ना। और हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो समय समय पर जो है इस तरह से हमें छोटी छोटी टिप्स देते ही रहते हैं। जी हाँ। तो उनकी बातों को भी अगर हम ध्यान में रखें तो जो है बच्चे जो है हमारे घर आंगन हमारा जो है बच्चों से खिलखिलाता महकता नजर आएगा, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी खुश रहेंगे। और अगर ऐसी बात हम उनसे करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो सोनाली बेटी हमें लगता नहीं कि कहीं वो भूलने की उनकी आदत आ भी सकती है, बिल्कुल दूर रहेगी। क्योंकि हम बराबर उनसे बात करते रहेंगे, उनके बारे में बात करते रहेंगे, उनकी और सारी चीजों को पूछते रहेंगे, तो उनका जो कहते हैं ना कि मशीन चलती रहेगी, है ना। यानी यही एक मुख्य कारण है कि जो हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह होता है जी। मशीन जैसे कोई गाड़ी हमने बहुत दिन तक नहीं चलाई है तो वो फिर स्टार्ट होने में तकलीफ देगी, तो हमारे शरीर का भी वैसा ही है। जिस भी अंग को अगर आप क्रियाशील रखेंगे, जैसे हाथ पैर चलेंगे तो हमारे हाथ पैर स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही दिमाग भी चलेगा अगर हम, तो याददाश्त जो है हमारी अच्छी रहेगी। हाँ, हमारे साथी ने लिखा भी है कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग की जो कोशिकाएं सूखने लगती हैं, जिससे ब्रेन में सही मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, और याददाश्त संबंधी समस्या जो है उसका जन्म हो जाता है। तो बात बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जैसे हमने कहा ना कि ये सब बातें करते रहें, बुजुर्ग जो है वो खुद भी ये समझे कि उन्हें कुछ कुछ नया नया सीखते रहना है ना। बढ़ती उम्र में याददाश्त को बढ़ाने के लिए युवा अवस्था से ही योग, डाइट का ध्यान रखना है। नकारात्मक ऊर्जा जो है बातों से दूर रखना चाहिए खुद को, किताबों को अपना दोस्त बनाकर रखना चाहिए। सुबह की सैर अवश्य करें, मेडिटेशन, प्राणायाम करें, चिंता नहीं चिंतन करना है, व्यस्त रहे, मस्त रहे। ये उन्होंने बहुत बढ़िया फार्मूला आपने दिया है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि इसके लिए आपको युवा अवस्था से ये सारी चीजों का आदत रखना होगा। हम जब सोचते हैं कि अच्छा बुढ़े होंगे तब करेंगे, तब तक फिर शरीर नहीं इतना होता है कि आप
जो चीज मतलब करते रहते हैं ना उसमें शरीर रवा हो जाता है, जिसको कहते हैं ना, तो उसकी आदत पड़ जाती है। इसी के संग संग जैसे तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि जाहिर है कि तनाव लेने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि याददाश्त सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक बात और है, खुश बहुत रहें। तनाव मुक्त रहने के संग संग खुश रहना और तेज तेज हंसना, मतलब खूब लाउड होकर आवाज के साथ हंसे, है ना। समझ लें कि रेडियो पर आपको सुनाना है, केवल मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, है ना। इस तरह से हंसे। हाँ, अगर घर पर नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ संग जाकर लाफ्टर क्लब में जाकर हंस सकते हैं। हाँ, और इसके संग संग एक बात और, आप अकेले भी कुछ अच्छा अच्छा याद करके हंस सकते हैं, है ना। बिल्कुल। फिर और जो है तनाव से मुक्ति का एक अच्छा साधन है संगीत से जुड़ना। क्या बात है। वैसे जब हम भूलने लगते हैं हाँ। तो हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। उस चक्कर में और भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं ना। वैसे बढ़ती उम्र, घटती याददाश्त, ये बात मुझ पर बराबर लागू होती है। पिछले करीब 2 सालों से यही हो रहा है मेरे साथ। अभी कुछ लिखने का या किसी को बात करने को सोचता हूँ तो इस बीच कोई दूसरी बात छेड़ देता हूँ। जो मुझे लिखना है, कहना था, वो भूल जाता हूँ। सालों पुरानी बातें याद होती है लेकिन वर्तमान भूल जाता हूँ। किसी किसी के नाम भी भूल जाता हूँ। शायद ये अल्जाइमर की शुरुआत है। ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है ना। वैसे हम ये जवाब लिखने वाले थे कि अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, आपको सभी कार्यक्रम का समय याद है और ये बराबर संदेश भी लिखते हैं, तो बिल्कुल हमें नहीं लगता कि अल्जाइमर वगैरह शुरू हुआ। तो इसकी इन्होंने खुद ही खंडन भी कर दिया, क्योंकि दूसरा इनका संदेश आ गया, बढ़ती उम्र में याददाश्त भले ही कम होती जा रही, विविध भारती सखी सहेली सुनना नहीं भूलते। तो भाई देखिए, आप बिल्कुल मान लीजिए कि आप बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं और वर्तमान की जो बातें होंगी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी जी। तो ऐसा मान कर चलिए कि अगर महत्वपूर्ण होगी तो जरूर याद रहेगी आपको। तो ठीक है, मतलब फालतू की चीज सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो ऐसे ही इन्होंने भी लिखा है। और भी हमारे साथी लिखते हैं कि जरूरी चीजें याद रखनी चाहिए, सकारात्मक बातें याद रखिए, थोड़ा थोड़ा लेखन वाचन जरूरी है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट काम को लिस्ट बना लें। योग प्राणायाम की बात इन्होंने भी लिखी है और लिखा है कड़वी बातों को भूल जाना और अच्छी बातों के लिए दिमाग में जगह बनाना चाहिए। जैसे फोन में फालतू डाटा हम डिलीट करते हैं, फिर फोन अच्छा चलता है। हंसी मजाक से लाइट फील करना अच्छी आदत है। बहुत अच्छी बात इन्होंने। और एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेते हैं। हम दादी माँ के नुस्खे जो है कि उसके बारे में हम सखियों को जानकारी देंगे। हमारी सखियों ने भी बहुत सारे हमें मैसेजेस लिखकर भेजे हैं। हाँ। जैसे रागी एक अनाज है जो अफ्रीका और एशिया में उगाया जाता है। रागी को फिंगर मिलेट या नाचनी भी कहते हैं। और हमारे देश में अनाज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा में उगाया जाता है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में है। साथ ही आयरन, कैल्शियम, मिनरल से भरपूर होता है। अन्य अनाजों की तुलना में रागी में 5 से 30 गुना कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है। इसलिए रागी के सेवन से जो हड्डियां, दांत जो है मजबूत रहते हैं। जैसे शिशुओं के खान पान की बात कही थी, तो बच्चों से लेकर, शिशुओं से लेकर बड़ों तक सबको जो है रागी बहुत उपयुक्त है, खाने में खिलाना चाहिए। पचने में भी हल्का होता है और जाहिर है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि मिनरल्स आदि भी होते हैं, तो रागी में जो है ना अन्य अनाजों की तुलना में 5 से 30 गुना कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है। तो ये जाहिर है कि बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो ग्लूटेन तो हमारे साथी जैसे समझें कि जैसे हम रोटी बनाते हैं या जब गेहूं की रोटी बनाते हैं तो किस तरह से फैलती है और टूटती नहीं है, यानी उसमें एक चिकना वाला एक पदार्थ होता है, उसकी वजह से उसे ग्लूटेन कहते हैं। इसमें ग्लूटेन नहीं होता है तो ये ज्यादा फायदेमंद है। और खास तौर से शाम के समय तो अगर आप गेहूं की रोटी न खाएं तो बेहतर है, चाहे वो इसकी खाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। और जाहिर है कि इसी से शर्करा यानी कि ब्लड शुगर भी नियंत्रित होती है। और रागी के सेवन से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। रागी में मौजूद अमीनो एसिड मेथियोनिन और लाइसिन के कारण त्वचा में झुर्रियां नहीं आती, यानी रागी के सेवन से त्वचा में कसाव आता है। साथ ही इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसके इस्तेमाल से जो है वजन कम करने में हमें फायदेमंद ये साबित होता है। और इसके रोटी, पराठे, डोसा, उत्तपम, इडली अलग अलग जो है बहुत सारी चीजें बनती हैं। साथ ही इन दिनों तभी ना बाजार में रागी का रवा भी मिलता है। अच्छा। जिससे आप इडली बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं और उसके लड्डू भी बन जाते हैं। पर जैसे बुआ, हर चीज का जो है इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है। तो जिन्हें किडनी संबंधी दिक्कतें हैं, यानी कि पथरी की समस्या है, तो वो इसका इस्तेमाल कम करे, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो घातक हो सकता है। हाँ, मतलब हर चीज संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। फिर हम जैसे कहते हैं कि अगर अमृत भी है तो उसको संभल के ही खाना चाहिए, है ना, क्योंकि अति भला जो है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना। तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, तो सब चीजें तो हमारे साथी जानते ही हैं, तो इस बात का ख्याल रखेंगे।
भाई साथियों ने हमारे बहुत प्यारा सा एक संदेश ये भेजा है कि रागी हमारे देश में अलग अलग भाषाओं में क्या क्या इसको बोला जाता है। तो हिंदी में तो हमने बताया रागी, नाचनी, मंडुआ, और अंग्रेजी में नाम है इंडियन मिलेट बता ही दिया था। तमिल में इसको केलवारू कहते हैं, राजस्थान में भी रागी कहते हैं, गुजरात में जो है इसको नावतो नागली कहते हैं, अरबी में तैला बौन, और नृत्य कुंडल कहते हैं संस्कृत में इसे। बड़ा प्यारा नाम है। और ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि तेलुगु में रागुलू कहते हैं, पंजाब में इसके चालोड्रा कहते हैं, और मराठी में नाचनी तो सबने बताई है। वैसे नचीरी भी इन्होंने लिखा है। मलयालम में इसका नाम है मुत्तरी, और ओडिशा में इसको मांडिया बोलते हैं, ओडिशा में। तो भाई बहुत प्यारी आपने जानकारी साझा की है, लेकिन चूड़ियां जो हैं वो खनक रही हैं और दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, क्योंकि ये हमारा पारंपरिक गहना है और हमारे विवाहित नारी के हाथ का प्रमुख अलंकार माना जाता है। संस्कृति में ये सुहाग का चिन्ह माना जाता है, और देश में अलग अलग प्रांत में विविध प्रकार की चूड़ियां पहनने की प्रथा है। फिर हाथी दांत, लाख, पीतल, तांबा, सोने, चांदी, प्लास्टिक, मेटल या कांच की चूड़ियां अपनी चमक दमक, विविध रंग रूप, आकर्षक डिजाइन के कारण हर महिला की पसंद बन जाती है। जी हाँ, कांच की चूड़ियों के निर्माण में रेता सोडा और कलई का प्रयोग किया जाता है। ये मिश्रण 1200 से लेकर 1500 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर 24 घंटे में गलकर ये कांच बन जाता है। और फिर एक कांच जो है, गर्म कांच से चूड़ियां बनने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती है बुआ जी। चूड़ी बनने के बाद उसे लैंप पर गर्म करके जोड़ा जाता है, और अगर चूड़ी पर विशिष्ट डिजाइन चाहिए तो फिर उसकी कटाई करके उसमें चमकीला रासायनिक घोल भरा जाता है, और फिर इन चूड़ियों की जो है भट्टी में सिकाई की जाती है। जी हाँ, तो भाई इस तरीके से तरह तरह की चूड़ियां, अलग अलग रंग और अपनी अपनी पसंद। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि प्रतिदिन की भांति पायलों, हाँ इन्होंने लिखा है कि सभी विषय अच्छे हैं। पायलों की छन छन के साथ चूड़ियों की खन खन सुनाई देती है। पायलों की खन खन छन छन के साथ चूड़ियों की खन खन सुनाई देती है। जब वो चलती है, पायल चूड़ियां पहनकर लाखों की भीड़ में भी अलग दिखाई देती है। क्या बात है जी। हमारे एक साथी लिखते हैं, चूड़ियों का चलन तो लगभग खत्म होने की कगार पर है। एक समय था जब मैंने अपनी माँ, बहनों की, पत्नी की हाथों की कलाइयों को चूड़ियों से भरा हुआ देखा था। सुहागिन स्त्री के श्रृंगार की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। उनकी आवाज में एक विशेष प्रकार की धुन सुनाई देती थी। अब तो चूड़ियों की जगह ज्यादा से ज्यादा एक एक कंगन ने ही ले ली है, और शादी विवाह के कार्यक्रम में समय कलाइयों में चूड़ियों की जगह कंगन के सेट ही पहनाए जाते हैं। इसीलिए तो हमारे एक साथी और लिखते हैं कि इतनी उदास कब थी मेरी कलाई की चूड़ियां, ढीली हो गई हैं अब तेरी जुदाई में मेरी ये चूड़ियां। मुझे हरे रंग की चूड़ियां बेहद पसंद है। जैसे लाल रंग की चूड़ी को ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, हरे रंग की चूड़ियां सौभाग्य और प्रजनन से संबंधित है। वहीं पीली चूड़ियों को पहनने से जीवन में खुशियां आती हैं। सफेद चूड़ियों को जीवन की नई शुरुआत से जोड़ कर देखा जाता है, और चांदी की चूड़ी शक्ति और सोने की चूड़ी भाग्य का प्रतीक होती है। क्या बात है। बहुत सुंदर। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर में हमेशा हाथ में एक चूड़ी डालने के लिए बोलते थे, और उस समय हमें ये बात पसंद नहीं आती थी। तो बोला जाता था चूड़ी हाथ में डाला करो, नहीं तो हाथ कड़े हो जाएंगे। चूड़ियां पहनने से हाथ मुलायम रहेंगे, ऐसा हमारे जो है माता पिता कहते थे। क्या बात है, ये बात पहली बार सुनने में आई कि इससे मुलायम रहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने बचपन की याद साझा की है। मेरे बचपन में टूटी हुई चूड़ियों को मोमबत्ती से गर्म करके उनको मोड़ते हुए माला या झूमर बहुत बनाते थे। भाई ये बात तो बहुत है, बचपन याद आ गया हमें भी। कहाँ चूड़ी बजी, कहाँ कंगन खनका, और इतिहास में कहाँ कब क्या हुआ, इस पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि नारी के श्रृंगार, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक ये जो चूड़ियां हैं वो पुरुषों के लिए चुनौती भी बन जाती हैं, बल्कि एक प्रतीक के तौर पर हैं। जब भी पुरुषों को पीछे हटते हुए देखा जाता है या देखा जाता है कि वो कुछ कायरपन दिखा रहे हैं, तो उन्हें चूड़ियां भेजकर ललकार दी गई है। और पुरातन काल से चूड़ियां नारी पुरुष दोनों का आभूषण होकर भी चूड़ियां जो है इस अवसर पर खास तौर से रण निमंत्रण बन जाती हैं। और पुरातन काल की बात करें बुआ जी, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त जो है मूर्तियां हैं, उसमें नारी की जो मूर्तियां हैं उनके हाथों में सोने और चांदी के कंगन हुआ करते थे। जी हाँ, बहुत एक मूर्ति जो मिली है उसमें पूरे हाथ में चूड़ियां हैं। वहीं महाभारत में शंख की चूड़ियों का उल्लेख मिलता है। मेघदूत में यक्ष प्रिया
पालित मयूरों को अपनी चूड़ियों की मधुर खनकार पर नचाती थी और मुनि कन्या शकुंतला वन में रहकर कमल नाल से अपनी कलाइयों को सुसज्जित करती थी, यानी चूड़ी की प्रथा थी। जी। और मौर्य, शुंग और सातवाहन काल में महिलाएं दोनों हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहनती थी। अजंता की मूर्तियां हो, सांची हो, खजुराहो हो या फिर गुप्तकालीन मूर्तियां हो, इन सभी के हाथों में चूड़ियां, कंगन, घुड़ीदार कड़े नजर आते हैं। चूड़ियां बजी भी, सजन भी घर आए, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, अब सजनी भी घर आती है क्योंकि वो दफ्तर जाती है। तो जाहिर है कि चूड़ियां पहनने का तरीका भी बदला, थोड़ा अंदाज बदला। और जैसे हमारे साथी ने कहा कि कंगन का प्रचलन हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि इसमें भाई ध्यान रखना पड़ता है। कंप्यूटर पर काम करना है, लैपटॉप पर काम करना है, या आपको मीटिंग में करना है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। तो उस तरह से किया जाता है। लेकिन हाँ, अभी भी कोई भी पूजा पाठ, कोई तीज त्योहार हो तो इसके बगैर पूरा नहीं होता है। जमाने की बदलती तस्वीर में चूड़ियां पहनने का अंदाज भी नया नया है ना। कि अभी जैसे आपने कहा कि पहले पुराने जमाने में महिलाएं पहनती थी, स्कूल में भी हम पहन के चले जाते थे, पर आज जो छोटी बालिकाएं होती उन्हें स्कूल में भी चूड़ियां पहनने की इजाजत नहीं होती। कि ठीक है ना कि उसके आवाज से जो है दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, वो खुद भी, बच्चे भी फिर अपनी चूड़ी ही देखते रह जाएंगे। तो ये अंदाज तो बदला है, काम अब महत्वपूर्ण हो गया है, थोड़ा अलग तरीका हो गया है। वो बहनें हमारी जो घर में रहती थी वो पहनती थी। हाँ, लेकिन जो खरीदने की बात हो रही है, हाँ, कांच की चूड़ियों का प्रचलन कम हो गया है, तो जाहिर है कि बिकती भी कम है। लेकिन फिर भी मंदिर के आसपास या मेलों में चूड़ियां अभी भी हमें लुभाती हैं, दुकानों में दिख जाती हैं, तो मन तो मोह लेती हैं। और जैसे हम जब मंदिर जाते हैं, खूब सारी कांच की चूड़ियों की दुकानें होती है, तो हम तो खुद तो खरीदते भी हैं, साथ ही हम बतौर तोहफे के रूप में भी लेके जाते हैं कि बतौर भगवान का प्रसाद है, वो हम चूड़ियां लेकर जाते हैं। और मेले की बात चलिए तो वहां पर बहुत सारी अन्य चीजें भी बिकती है, जैसे वहां पे पतंग भी होती है। हाँ, ये बात तो है। और तीज त्योहार पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही त्योहार हमारा पूरा हुआ उत्तरायण या खिचड़ी, जिसमें पतंग उड़ाई गई। लेकिन हाँ, सोनाली बिटिया, जो हम कह रहे थे कि जरूर करेंगे इस पर बात, कि जब पतंग तो उड़ा ली हमने, और बहुत सारी जगह पर अभी भी हमारे साथी देखेंगे श्रोता कि जो मांझा जिसको कहते हैं या डोरी कहते हैं, वो अभी भी कहीं पेड़ पर, कहीं बिजली के खंभे पर या आपके घर के छज्जे पर लटक रहे हैं। तो कृपया इन्हें लपेट के हटा दीजिए, है ना? बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि जो परिंदे हैं, पंछी जो हैं, उनके जो है पंखों में फंस जाते हैं और अनायास से बेचारे जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनके पंख टूट जाते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, बहुत जख्मी अवस्था में इन्हें। खासकर इस त्योहार के बाद में बहुत सारे पक्षी जो है हमें रास्ते पर, सड़क पर दिखाई देते हैं, तो बहुत दिल को दर्द होता है। तो जब हम त्योहार उत्सव जो है आनंद के साथ मनाते हैं, तो इसका समापन भी जो है ना अच्छे तरह से करें, तो ये हमें यादगार हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। और ये तो है कि हम अपनी पूरी सुरक्षा करते हैं। अभी भी हालांकि बहुत सारी जगहों पर पतंगे उड़ रही हैं, त्योहार जरूर पूरा हो गया। तो जैसे कि गले में आप मफलर आदि लपेट कर चलें, दुपट्टा लपेट कर चलें। और जैसे तुमने पंख की बात कही, लेकिन अगर कहीं ऐसे मंझा या नख जो है या डोरी जो है वो अगर पड़ी हुई है और कहीं सीधी है और कोई पंछी गया तो सीधे गर्दन भी उसकी कट सकती है। तो कृपया करके आप ध्यान दीजिए, बल्कि तलाश कीजिए कि कहाँ कहाँ है, और अपने आसपास छत पर, छज्जे पर, चौबारे पर, पेड़ों पर, जहाँ जहाँ आपको लगता है पतंग है, डोर है, उन सब को समेट कर सफाई कर दीजिए। एक तो सफाई भी हो जाएगी ना, स्वच्छता अभियान भी कर लीजिए इसमें आप, है ना? और ऐसा होता है ना कि लोगों को दिखती जरूर है, लोगों को बुरा भी लगता है कि अरे देखो मांझे पड़े हुए हैं, पर क्यों करे, हम क्यों करें, हमारा काम नहीं है, अपना खुद का काम समझ के करें कि अगर हमारी एक पहल के कारण किसी पंछी की जान बच सकती है, कोई जो है अपने जिंदगी अच्छी तरह जी सकता है, तो उसके लिए हमें जरूर प्रयास करना चाहिए ना। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। और कहीं ऐसे पंछी आपको दिख जाता है तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, उस पर थोड़ा सा प्रयास करके उसकी जान बचा दीजिए। और यूं ही कार्यक्रम भी सुनते रहिए। और अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेनी चाहिए, तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार।